मेरी बहन ने मेरे जीजा जी को खुद को छूने नहीं दिया। उसने शर्त रखी कि तुम्हारा कोई अमीर और जवान दोस्त जब तक हमारे घर पर खाना खाकर नहीं चला जाता, तब तक हम सुहाग रात नहीं मनाएंगे। मेरे जीजा जी ने दीदी की शर्त को मान लिया। एक रोज जीजा जी का दोस्त घर पर खाना खाने आ गया। तभी मैंने देखा कि उसके तो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मैं अपनी छोटी बहन और माता पिता के साथ एक छोटे से परिवार में ही रहता था। मेरे पिताजी एक रिक्शा ड्राइवर थे। जैसे तैसे वे रिक्शा चलाकर हमारे घर का पालन पोषण करते थे। मेरी दीदी पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी और वह तो इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर रही थी। हमारे पास इतना पैसा तो नहीं था कि उन्हें इंजीनियरिंग की तैयारी करवा सकते, लेकिन जब उन्होंने अपनी 12वीं क्लास में इतने ज़्यादा अंक प्राप्त किए कि एक सर ने उनसे प्रभावित होकर उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाने का फैसला कर लिया, और अब उन्हीं की बदौलत दीदी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। मेरा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन पिताजी चाहते थे कि मैं भी दीदी की तरह ही पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब करूं। लेकिन मेरा पढ़ाई लिखाई में मन ना होने की वजह से मुझे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए। अक्सर इस वजह से पिताजी मुझे हर रोज़ डांटते रहते थे और मुझसे ज़्यादातर नाराज़ ही रहते थे। लेकिन एक पिता अपने बेटे से ज़्यादा नाराज़ कहाँ रह पाता है। लेकिन खैर, एक रोज़ जब हम सब लोग बैठे थे, तो मैंने पिताजी से कहा कि मुझे कोई प्राइवेट काम कर देने दीजिए, ताकि मैं कुछ पैसे घर में ला सकूं, ताकि घर का खर्चा मैनेज हो पाए। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे घर की जिम्मेदारियां अच्छी तरह से दिखाई देती थीं, और पिताजी कितना परेशान रहते थे, कितनी मुश्किल से घर चलाते थे, वह सब मेरी आंखों के सामने ही होता था। इसी वजह से मैं उनकी तकलीफ़ अच्छी तरह से समझ सकता था। लेकिन पिताजी ने कहा कि तू प्राइवेट कोई भी काम नहीं करेगा, तू अपनी दीदी की तरह कोई बड़ी नौकरी ही करेगा। लेकिन मेरा पढ़ाई लिखाई में मन ना होने की वजह से यह तो निश्चित ही तय था कि मैं कभी भी कोई नौकरी हासिल नहीं कर सकता। यह बात पिताजी मानने को तैयार ही नहीं थे। तभी मैंने माँ को समझाया कि आप पिताजी को समझाइए कि मुझे कोई प्राइवेट काम करने दीजिए। मैं अपनी रुचि के अनुसार कोई अच्छा सा काम देख लूँगा और उसी में अपना पूरा मेहनत करूँगा, ताकि मैं कुछ बड़ा कर सकूँ। तभी माँ ने पिताजी को समझाया और पिताजी इस चीज़ के लिए राज़ी भी हो गए। मैंने अपने गाँव के पास में ही शहर में काफ़ी जगह ट्राई किया, लेकिन मुझे मेरे लायक कोई भी काम नहीं मिला, और छोटा काम कोई पिताजी करने नहीं देते थे। उनका हमेशा से यही कहना था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी पढ़ाई कर तैयारी कर रही है, तो मेरा बेटा भी कुछ बड़ा ही करे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी तरह हम लोग भी रिक्शा चलाकर घर चलाएं। लेकिन खैर, मैंने पिताजी से कहा कि हमारे गांव के आसपास किसी भी शहर में कोई अच्छी नौकरी है ही नहीं जो मैं कर सकूं, इसलिए मुझे कहीं दूर ही जाना पड़ेगा। तभी पिताजी ने काफ़ी सोचने के बाद फैसला किया कि मैं दिल्ली चला जाऊं और वहां पर किसी अच्छी कंपनी में काम तलाश करके वहीं पर सेटल हो जाऊं और चार पैसे कमाऊं। इसलिए मुझे दिल्ली भेज दिया गया और मैंने वहां पर जाकर एक अच्छी कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी, इसीलिए कुछ ही दिनों में मुझे कुछ पैसे भी जुड़ गए और मैंने वह वहाँ पर एक अच्छा सा फ्लैट भी ले लिया और वहीं पर रहने लगा। अब तो दीदी को भी पढ़ाई करने के लिए पापा ने वहीं पर भेज दिया। हम दोनों वहीं पर रहते थे। दीदी अपनी पढ़ाई करती और मैं अपनी नौकरी करता था, और मैं गांव अपने माता पिता के पास पैसे भेज दिया करता था, ताकि पिताजी को रिक्शा चलाकर ना गुजारा करना पड़े। अब मेरी सैलरी भी अच्छी खासी थी, इसी वजह से मैं दीदी की पढ़ाई का भी खर्चा उठाने लगा और खुद का, और गांव में भी पापा को पैसे भेज दिया करता था। इसी तरह सब कुछ अच्छा चलने लगा। तभी एक रोज़ दीदी ने कहा, क्यों ना हम लोग मम्मी पापा को भी यहीं बुला लें। अब हमारे पास खुद का मकान है, तो उन्हें गांव में अकेले क्यों छोड़ें। मुझे भी दीदी का आइडिया बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने पिताजी को फ़ोन किया और दिल्ली आने के लिए बोल दिया। लेकिन पिताजी ने कहा कि हमारा यह पुश्तैनी घर है और इसे छोड़कर मैं उस शहर में नहीं आऊँगा, और वैसे भी शहर के रंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम लोग ही वहीं पर रहो, हम लोग तो यहीं पर खुश हैं। लेकिन दीदी ने पापा को समझाया कि आपके बच्चे आपको बहुत मिस करते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे दूर रहें, तो हमारे पास रहने के लिए आ जाएं। यहाँ कभी कभार हम लोगों को
छुट्टी होगी तो हम लोग जरूर गांव में जाया करेंगे। तभी पिताजी बड़ी मुश्किल से मान गए और वह यहीं पर आकर रहने लग गए। अब धीरे धीरे ऐसे ही दिन निकलते गए। दीदी की भी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी। अब तो हमारे घर में खुशियां ही खुशियां थीं। चारों तरफ से पैसे की आवक होने लगी थी। अब तो पिताजी भी बहुत खुश थे। एक रोज हम लोग बैठे थे तो पिताजी कहने लगे कि बड़ी ही मुश्किल से मैंने इस घर को चलाया था। रिक्शा चला चलाकर मैं 2 वक्त के खाने का इंतजाम करता था और तुम लोगों की पढ़ाई का खर्चा, ऊपर से तुम्हारी माँ भी बीमार रहती थी, जिसकी वजह से उनकी भी दवाई पानी का खर्चा हो जाता था। लेकिन मैंने जैसे तैसे इस कठिन दौर को पूरा कर दिया। लेकिन आज तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, चारों तरफ से सुख सुविधाएं हैं। तभी मैंने पापा से कहा कि हाँ पापा, अब आप निश्चिंत होकर अपने जीवन में ऐश कीजिए। अब आपका बेटा भी कमाने लगा है। लेकिन पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। मुझे तो बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि यह सब हमारी ज़िंदगी में होने वाला है। दरअसल हमारे गांव में मेरे पिताजी के दोस्त की एक लड़की की शादी थी। उन लोगों ने हम सभी को वहां पर बुलाया था। लेकिन दीदी और मुझे तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं थी, इसलिए हम लोग तो जा नहीं पाए। तभी पिताजी कहने लगे कि मेरा तो सबसे खास मित्र है और मेरी कठिन दौर में कई बार उसने मेरी मदद भी की है, इसलिए उसकी बेटी की शादी में जाना तो मेरा बनता ही है। तभी माँ ने कहा कि आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। पूरे परिवार को बुलाया है, लेकिन ये दोनों बहन भाई नहीं जा रहे हैं, तो हम दोनों को तो जाना चाहिए। तभी पिताजी ने कहा ठीक है, हम लोग 4 दिन के लिए गांव हो आते हैं, साथ में हमारा भी घर देख आएंगे और कुछ दिन घर में रह लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तभी पिताजी माँ दोनों गांव के लिए निकल गए। लेकिन वह दिन हमारे लिए काला दिन था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। दरअसल मुझे फ़ोन आया कि पापा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, उन दोनों का देहांत हो गया। अब तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं ये सब दीदी को बताऊं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। मैंने जैसे तैसे दीदी को बताया और उन्हें संभाला। फिर हम लोग गांव चले गए और माँ पापा का अंतिम संस्कार किया और पूरी विधि विधान से उनकी तेरहवीं की। फिर हम ज़्यादा छुट्टी भी नहीं ले सकते थे, इसलिए हमें तो शहर आना पड़ा, क्योंकि माँ पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके पीछे नौकरी पैसा तो नहीं छोड़ सकते। हमें उनका नाम और ज़्यादा रोशन करना था। लेकिन हम दोनों उन दोनों के जाने का गम बिल्कुल भी नहीं भुला पा रहे थे। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इतने हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। हम लोगों का पूरा बसा बसाया परिवार ही उजड़ गया था। माँ पिताजी के बिना हम दोनों को बड़ा ही अधूरा लगता था। लेकिन मेरी बड़ी दीदी ने जैसे तैसे हिम्मत की और मुझे संभाला, और मैंने अपनी दीदी को। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। अब तो मेरे मामा जी कहने लगे कि तुम दोनों के हाथ पीले कर दिए जाएं, ताकि आप दोनों के घर में भी और दोनों के जीवन में भी खुशियों के रंग आ जाएं। अब तो तुम अपने जीवन में बिल्कुल सेटल हो, 4 पैसे भी कमाते हो, और अब तो तुम्हारी उम्र भी हो चली है, तो कोई भी बात का एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने शादी से मना कर दिया। मुझे अभी बहुत कुछ करना था अपने जीवन में, और मेरा प्रमोशन होने का इंतज़ार भी था। मैंने मामा जी से कहा कि हम लोग दीदी की शादी कर देते हैं, वही बड़े ही धूमधाम से। मैं कुछ दिन अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रमोशन हो जाए, उसके बाद ही मैं कुछ शादी वगैरह के बारे में सोचूं। तभी मामा ने कहा कि तुम अकेले कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि तुम्हारी बहन तो ससुराल चली जाएगी। तभी मैंने मामा जी से कहा कि जब दीदी और माँ पापा गांव में थे तभी तो मैं यहाँ मैनेज करता ही था ना, और अब तो मेरे पास सब कुछ है और काम के लिए मैंने नौकरानी भी रख ली है, तो किस चीज़ की दिक्कत है। तभी मामा जी ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब दीदी का भी रिश्ता तय कर दिया गया और हंसी खुशी उनकी शादी की भी डेट निकल गई। अब दीदी की शादी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। सब कुछ मुझे ही तो संभालना था। माँ पापा की जिम्मेवारी जो थी वह सब मुझे ही करनी थी। लेकिन बीच बीच में मुझे उनके ना होने की कमी भी खल रही थी। उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब जो कुछ था वह करना तो था ही। मुझे दीदी को भी तो संभालना था, क्योंकि मुझे पता था कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। आज उनके लिए खुशियों का दिन था, उनकी शादी होने जा रही थी, लेकिन उसी में मम्मी पापा उनके साथ नहीं हैं, तो उन पर क्या बीत रही होगी, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता था। लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को और दीदी को संभाला और शादी की तैयारियों में लग गया। अच्छी तरह सारे इंतजाम के साथ बड़ी ही धूमधाम से दीदी की शादी का दिन आ गया। आज दीदी की शादी थी। मुझे भी शादी की तैयारियों में भाग दौड़ में बिल्कुल भी समय नहीं मिला कि मैं दीदी से कोई बात करूं। लेकिन मैं शादी की भाग दौड़ में लगा रहा, और गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से मैं बीमार भी हो गया।
शादी के दिन मुझे चक्कर आने लगे और मुझे आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आने लगे थे और मेरे अंदर कमजोरी भी है, जिस वजह से मुझे रेस्ट करना चाहिए। लेकिन मेरे रेस्ट करने से कहाँ काम चलने वाला था। आज मेरी इकलौती बहन की शादी थी और संभालने वाला कोई भी नहीं था। पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही थी, तो मैं रेस्ट कैसे कर सकता था। लेकिन खैर, जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और अच्छी तरह शादी संपन्न करवाई। अब दीदी की विदाई का समय था। तभी दीदी ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। दीदी ने कहा कि तुझे मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। तभी मामा मामी कहने लगे कि तुम अपने ससुराल में जाओ, इसे हम संभाल लेंगे। लेकिन मेरी दीदी ने कहा कि माँ पिताजी के बाद यही तो मेरा इकलौता सहारा था, मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। डॉक्टरों ने बोला है कि इसे कमजोरी है और यह बिल्कुल लापरवाह है, खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगा। दरअसल मेरी दीदी की शादी दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर एक दूसरे शहर में हुई थी, जो मुंबई से भी आगे था। इसलिए दीदी का हर रोज़ तो आना जाना होता नहीं था। दीदी की विदाई के बाद दीदी अब सीधा 15 दिन बाद ही आने वाली थी। तो कहने लगी कि 15 दिन से दूर मेरा जी नहीं मानेगा, इसलिए मैं इसे अपने साथ ही ले जाना चाहती हूँ। जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं इसे अपने पास ही रख लूँगी। सब लोगों ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जिद के आगे किसी की भी ना चली। तभी दीदी ने कहा कि तुम अपना सामान पैक कर ले और मेरे साथ चल दे। दीदी के सास ससुर और मेरे जीजा जी ने भी यही कहा कि तुम भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक तुम अच्छी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक हम लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। फिर दीदी के साथ साथ मैं भी दीदी के ससुराल चला गया। वहाँ पर जाकर दीदी का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया और खूब खुशियाँ मनाई गईं। अब दीदी की आज सुहाग रात थी, इसलिए मैं तो अपने कमरे में सो गया। लेकिन जब मैं पानी पीने के लिए किचन में जाने लगा तो उन दोनों की बातें मेरे कानों तक आ पहुंची, जिसमें दीदी जीजा जी से कह रही थी कि हम अपने जीवन की शुरुआत नहीं कर सकते, हम सुहाग रात मना नहीं सकते। मैं तुम्हारे साथ जब भी सुहाग रात मनाऊंगी तब तक तुम्हारा कोई हैंडसम और जवान और अमीर खानदान का दोस्त हमारे घर पर आकर खाना खाकर न चला जाए। अब तो यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी दीदी इतनी समझदार थी, एक अच्छी नौकरी करती थी, भला वो ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें क्यों कर रही थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरे जीजा जी ने दीदी से कहा कि ठीक है, जब तक मेरा कोई दोस्त घर पर खाना खाकर नहीं चला जाता तब तक मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। अब तो मेरे दादाजी पर मुझे तरस आ रहा था। इतना संस्कारी और गुणवान लड़का आजकल कहाँ मिलता है। लेकिन दीदी इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें उनके साथ क्यों कर रही हैं। भला आज के ज़माने में ऐसा कौन लड़का होता है जो इस तरह की बातें सहन करे और अपनी पहली रात को ही ना मनाए। लेकिन जीजा जी ने मेरी दीदी की बातों को मान रखा और उन्हें कुछ भी नहीं कहा। अब तो मुझे दीदी पर गुस्सा आ रहा था कि वह इतनी समझदार होकर इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें आखिर क्यों कर रही है। मैं दीदी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि यह शोभा नहीं देता था कि एक भाई अपनी बहन से इस तरह की बातें करे। लेकिन मेरे मन में ये सब बातें बार बार दौड़ रही थी कि दीदी ने आखिर ऐसा क्यों किया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब तो इंतजार था कि जीजा जी का कोई दोस्त उनके घर पर आए और सारा माजरा मेरे समझ में आए। लेकिन फिर भी कहाँ समझ में आने वाला था। दीदी ने तो सिर्फ इतना कहा कि जब तक वह घर पर आकर खाना खाकर ना चला जाए तब तक मैं आपके साथ कोई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करूँगी। भला इसमें क्या राज हो सकता है कि जीजा जी का कोई दोस्त घर पर आकर खाना खाकर चला जाए और दीदी उनके साथ अपने जीवन की शुरुआत करें। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पीछे आखिर क्या राज है। मैं तो बार बार अपने मन में कहानियां बनाकर मिटाए जा रहा था। मुझे तो राज तक पहुंचना था, लेकिन मैं कैसे जान सकता था। मेरे पास ऐसा कोई ना था जिसके साथ मैं यह बातें शेयर कर सकूं और इस मामले का हल निकालूं, क्योंकि मैं दीदी से कुछ भी नहीं कह सकता था और जी से भी कुछ नहीं कह सकता था। क्योंकि मैंने जीजा जी से इसलिए बात नहीं की, मुझे लगा कि जीजा जी के मन में संकोच हो जाएगा, वह सोचेंगे कि मैं अपनी बहन और जीजा जी की बातें छुप छुप कर सुनता हूँ। लेकिन मैंने छुप कर कुछ भी बात नहीं सुनी थी। मैं तो किचन में पानी लेने जा रहा था, तभी उनकी बातें मेरे कानों में पहुँच गईं। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन जीजा जी का दोस्त घर पर आने वाला था। जीजा जी दीदी से कहने लगे, आज मेरा दोस्त जो बंगाल में रहता था वह आज हमारे घर पर खाना खाने के लिए आ रहा है। तभी दीदी ने कहा, ठीक है, मैं खाने की तैयारियां करती हूँ। दीदी ने उनके खाने की तैयारियां की, अच्छे अच्छे पकवान बनवाए, मिठाई लेकर आईं और घर को भी सजा डाला मानो किसी की घर में शादी हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि दीदी ऐसे क्यों कर रही हैं। भला इतनी तैयारियां
तो जब कोई जमाई घर पर आता है तब की जाती है, लेकिन जीजा जी का दोस्त घर पर खाना खाने आ रहा था, तो दीदी इतनी तैयारियां क्यों कर रही हैं? खैर, अब तो मैं पूरी तरह से कसम में था। मुझे तो यह राज जानना बहुत जरूरी था। खैर, जीजा जी का दोस्त घर पर आया और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद कहने लगा कि मैं एक रात तुम्हारे घर में ही ठहरने वाला हूँ, उसके बाद ही मैं वापस जाऊँगा। तभी जीजा जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, तू इतनी दूर से आया है और ऊपर से थक भी गया है, तो तू हमारे घर पर रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दीदी और जीजा जी ने उसके रहने का इंतजाम कर दिया। कमरे में अच्छी तरह से बिस्तर वगैरह लगाकर उसे सोने के लिए भेज दिया गया। सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। तभी मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि ऐसी कसमकस में भला कैसे नींद आ सकती है। तभी मैंने सोचा, क्यों ना मैं छत पर जाकर कुछ देर हवा खा लूं, ताकि मेरा दिमाग सही रहे। तभी मैं छत पर हवा खाने के लिए चला गया। जैसे ही मैंने छत पर कदम रखा, तो मैंने देखा कि छत पर दूसरी दीवार के पीछे दो लोग कुछ बातें कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को यहाँ पर छुप कर कौन बातें कर सकता है, लेकिन मैंने यह सब सुन कर जाने का फैसला किया। मैं थोड़ी दीवार के नज़दीक गया और जाकर वहाँ पर सुनने लगा। मैंने जो कुछ सुना, उसके बाद तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरी दीदी और जीजा जी का दोस्त दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। वे जो बात कर रहे थे, वह सुनकर तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। दीदी उससे कह रही थी कि रात को मैं अपने पति को नींद की दवाई देकर तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। उसके बाद से तुम मेरे जीवन से चले जाना। उसके बाद तुम्हारा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं होगा। यह सब बातें पता नहीं वो क्या कर रही थी। दीदी भला उसे कमरे में जीजा जी को नींद की गोली देकर क्यों जाएगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे वहाँ पर छुपकर सुनना ठीक नहीं लगा और मैं झट से उन लोगों के सामने आ गया। मुझे अचानक वहाँ पर देखकर वो दोनों घबरा गए। दीदी कहने लगी कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है और हम लोगों की बातें क्यों सुन रहा है? तो जरा भी शर्म नहीं आती? तभी मैंने दीदी से कहा कि शर्म तो आपको नहीं आती है। एक देवता जैसे पति से इतने दिनों तक दूरी बनाए रखी और अभी गैर मर्द के साथ छत पर आ गई और इसी के साथ कमरे में जाने की बातें कर रही हो। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? तभी दीदी रोने लग गई और वह लड़का अपनी पीठ फेर कर वहीं पर खड़ा हो गया। तभी दीदी कहने लगी कि अब मैं तुझे क्या बताऊं? तभी वो लड़का दीदी से कहने लगा कि अगर किसी को सच्चाई बताने की कोशिश भी की तो तुम अनजान जान सकती हो। तभी मैंने उस लड़के से कहा कि तुम अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा रहे, वरना जो अंजाम तेरे साथ होगा वह तो सोचा भी नहीं होगा। वह लड़का शायद मेरी बातों से डर गया और वहीं पर चुपचाप खड़ा रह गया। तभी दीदी कहने लगी कि जब मैं नौकरी करती थी तो मुझे इस लड़के से प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसने तो मेरे साथ धोखा किया। इसने अपने प्यार में मुझे इस कदर फंसा लिया और इसने मेरे आगे शर्त रखी कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ एक रात गुजार लो। मैं इसकी बातों में आ गई और उसके साथ एक रात गुजार भी ली। इसने उस एक रात का वीडियो बना लिया और मुझे धमकाने लगा और कहने लगा कि मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता, मैं तो इस तरह की लड़कियों का वीडियो बनाता हूँ और उन लोगों के साथ यही सब करता हूँ। मैंने इसके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन इसने मेरी एक न सुनी। तभी उसने एक शर्त रखी कि जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है वह मेरा बहुत अच्छा मित्र है, इसलिए तुम शादी के बाद उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाओगी जब तक तुम एक रात मेरे साथ और नहीं गुजार लेती। तभी मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तभी इस लड़के ने कहा कि जब वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए तुम अपने पति से कहना कि जब तक तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त हमारे घर पर खाना खाकर ना चला जाए, तब तक हम लोग ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करेंगे। यही सब सोचकर मैंने तुम्हारे जीजा जी से कह दिया था, ताकि यह हमारे घर पर आए और हमारे घर पर खाना खाने के बाद एक रात मेरे साथ गुजार ले, ताकि ये मुझे अपनी ज़िंदगी में आज़ाद छोड़ दे और मैं तुम्हारे जीजा जी के साथ हंसी खुशी जीवन बिता सकूं। इसकी तो यही शर्त थी कि सबसे पहले मैं इसके साथ एक रात गुजारूं और उसके बाद ही तुम्हारे जीजा जी के साथ मैं कुछ कर पाऊंगी। इसी वजह से उस वीडियो के डर से मैं ये सब करने लगी। इसने धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वह वीडियो मैं तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। तुम्हारी हंसती खिलती ज़िंदगी उजड़ जाएगी। तुम्हारी माँ पिताजी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। मैं बदनामी के डर से यह सब चुपचाप सहती रही। अब दीदी की सारी बातें तो मैंने पूरी सुनी नहीं कि मेरे अंदर से क्रोध की ज्वाला उठ खड़ी हुई थी। मैंने उस लड़के को कॉलर पकड़ा और उसे जकड़ लिया और 4-5 थप्पड़ लगा डाले। हम लोगों का शोर सुनकर वहीं पर जीजा जी भी आ गए।
तभी दीदी जीजाजी के गले लगकर रोने लग गईं। जीजाजी सारा माजरा पूछे उससे पहले ही मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। अब तो मेरे जीजाजी पर मुझे नाज हो रहा था कि इतना समझदार इंसान भी कोई हो सकता है क्या। जीजाजी ने अपने दोस्त के 4 थप्पड़ लगाए और उससे वह वीडियो डिलीट करवा दी और उसको वापस भेज दिया। तभी उन्होंने दीदी से कहा कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर तुम्हारे से ज़िंदगी में कोई गलती हुई है, तुम्हें डरना नहीं चाहिए था, तुम्हें डट कर सामना करना चाहिए था। लेकिन खैर, जो हो गया सो हो गया। अब इस बारे में कोई भी बात इस घर में नहीं होगी। अब हम लोग हंसी खुशी हमारा जीवन बिताएंगे। जीजा जी की ऐसी बातें सुनकर दीदी की भी आंखें भर आईं और मुझे भी उन पर गर्व होने लगा कि मुझे देवता के समान जीजा जी मिले हैं। अब दीदी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगी और मेरी भी तबीयत ठीक हो गई, तो मैं वापस दिल्ली में आकर रहने लग गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आपको तुरंत मिलें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट पक्का कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी स्टोरी बना सकूं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।